लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। श्रोताओं कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल और फिजिकल डिस्टेंस, मास्क लगाना ये कभी नहीं भूलते होंगे, क्योंकि यही 3 चीजें मुख्य रूप से हैं जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखेंगी। वर्तमान परिस्थितियों पर अपने विचार कविता के माध्यम से प्रस्तुत करती हुई आप हैं डॉक्टर प्रेमलता नीलम दमोह से, जो आकाशवाणी छतरपुर से बहुत पहले से जुड़ी हैं। आइए सुने इनकी रचना। लीजिए प्रस्तुत है कोरोना पर एक रचना। नई नवेली दुल्हन शादी के बाद ससुराल से पहली बार जब मायके आती है तो सहेलियों से किस तरह की बातें होती हैं, सुनिएगा। एरी गुइया उन सौ को नैया, एरी गुइया उन सौ को नैया, गौर बरन घुंघराली अलके, गौर बरन घुंघराली अलके, नैना दो लगनिया, एरी गुइया उन सौ को नैया, जब से जो कोरोना आओ, जब से जो कोरोना आओ, मोरे हिया में विपदा लाओ, मोरे हिया में विपदा लाओ, जो मन तन कऊ मानत है नैया, एरी गुइया उन सौ को नैया, गौर बरन घुंघराली अलके, नैना दो लगनिया, एरी गुइया उन सौ को नैया, कैसे भूलें दिन बेसुहाने, कैसे भूलें दिन बेसुहाने, हंसने और सबई को हंसाने, हंसने और सबई को हंसाने, याद आबे प्रेम रस बत्तियां, एरी गुइया उन सौ को नैया, एरी गुइया उन सौ को नैया, मोरे हिया के जिया बेई है, मोरे हिया के जिया बेई है, प्राणन प्यारे पिया बेई है, प्राणन प्यारे पिया बेई है, बेई बिंदिया नथनिया, एरी गुइया उन सौ को नैया, गौर बरन घुंघराली अलके, नैना दो लगनिया, एरी गुइया उन सौ को नैया, फोन पे बे जब बातें करत हैं, फोन पे बे जब बातें करत हैं, लॉकडाउन को निभावे कहत हैं, लॉकडाउन को निभावे कहत हैं, बेके रहे को से हाथ ने मिलाने, एरी गुइया उन सौ को नैया, बेके रहे को से हाथ
एरी गुइया उन सो को नैया। बैठी हूँ मैं पलक बिछाए, बैठी हूँ मैं पलक बिछाए। कोरोना खो चलो रगेड़ भगाए, कोरोना खो चलो रगेड़ भगाए। काट कटत नहीं दिन और रतियाँ, एरी गुइया उन सो को नैया। काटे कटत नहीं दिन और रतियाँ, एरी गुइया उन सो को नैया। गौर बरन घुंघराली अलके, नैना दो लगनिया, एरी गुइया उन सो को नैया। और गीत का आखिरी बंद सुने। प्रेम पगी है नीलम आली, प्रेम पगी है नीलम आली। संतुलित भोजन की सजाई थाली, संतुलित भोजन की सजाई थाली। जन्मों जन्म की सगनिया, एरी गुइया उन सो को नैया। जन्मों जन्म की सगनिया, एरी गुइया उन सो को नैया। गौर बरन घुंघराली अलके, नैना दो लगनिया, एरी गुइया उन सो को नैया। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थी डॉक्टर प्रेमलता नीलम दमोह से। श्रोताओं, आप अपना व्यापार करते हैं, नौकरी सर्विस करते हैं, खूब सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन आप बचत करना नहीं सीखते हैं तो वो कमाया हुआ पैसा भी आपको समय पर काम नहीं आता है। जब आप जिंदगी में विपरीत परिस्थितियों से जूझते हैं या परिवार में किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, तब यही पैसा आपके काम आता है। सच्चे मायने में कहा जाए तो सही पैसा आपका वही है जो आप बचत करते हैं, क्योंकि जो आपने कमाया और खाया वो तो गया, जो आपने बचत की है वही भविष्य में काम आएगी। इसलिए बचत करना सीखें किसी भी रूप में। हमने बात की छतरपुर के मुख्य डाकघर में पदस्थ सब पोस्ट मास्टर मनोज चौहान, जिन्होंने हमें बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी, किस तरह से लोग अपना पैसा बचा सकते हैं। आइए सुने इनको। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि हम देखते हैं कि कई लोगों के पास पैसा तो है, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन वो बचत नहीं करते हैं या उनको बचत करने का तरीका नहीं मालूम है। ये बचत उनके लिए कितनी जरूरी है जीवन में, ये हम जानना चाह रहे थे। देखिए, अपन जो बचत की बात कर रहे हैं जी, ये अपन लॉकडाउन से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो प्राइवेट अच्छे पोस्ट पे जॉब करते थे, अच्छी जगह जॉब करते थे, और लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोगों ने नौकरियां खो दी, या उनकी सैलरी 1/3 बची है या 1/2 बची है जी। तो बचत का महत्व अपन ऐसे समझ सकते हैं कि भाई बहुत से लोग अमेरिका में नौकरी करते थे, बीटेक करके एमटेक करके यहाँ अपने इंडिया से या एमपी से या छतरपुर से बाहर गए थे, और अचानक से लॉकडाउन होने के बाद, ये कोरोना वायरस आने के बाद अचानक से उनकी नौकरी चली जाती है जी। तो अगर ऐसी स्थिति में वो बचत न किए होते या न करते तो बहुत दिक्कत जाती। बचत करना एक बहुत अहम भूमिका निभाती है कि हम अगर 100 रुपए भी कमाते हैं तो उसमें बुरे समय के लिए 30 रुपए 50 रुपए जरूर बचत करना चाहिए। तो ये तो हुई बात बचत की। तो लोग बचत किस किस तरीके से, किस किस माध्यम से कर सकते हैं? आजकल तो क्या बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा, चूंकि मैं पोस्ट ऑफिस में सर्विस करता हूं, और पोस्ट ऑफिस एक ऐसी संस्था है जो बिल्कुल छोटे से छोटे लोग से जुड़ करके बड़े से बड़े लोगों तक जुड़ा हुआ है। मतलब अपन एक बात कर लें कि गांव से लेकर के मेट्रो तक ये जुड़ा हुआ है।
जी जी। और हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस की स्कीम भी बहुत अच्छी है जी अच्छी इन द सेंस ऐसा कि ये अल बचत मानते हैं, तो इनको आरबीआई को ऐसा निर्देश है कि पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक या अन्य की अपेक्षा ज्यादा रखना है। अच्छा, तो कई लोग बीमा भी करवाते हैं अलग अलग कंपनियों में, तो ये बीमा कितना जरूरी है लोगों के लिए? बीमा भी बहुत जरूरी है आजकल के डेट में, जैसा कि हम लोग खान पान अच्छे से नहीं है और रिस्क कहीं भी किसी समय भी किसी के साथ हो सकती है जी। तो ऐसे में बीमा करना भी बहुत उचित है कि भाई इसका एक ह्यूमन वैल्यू निकालते हैं। ह्यूमन वैल्यू ऐसे कि हमारी साल भर की इनकम 10 लाख रुपया या 80,000 रुपये महीने अपन मान लें, तो हमारी फैमिली जो है, हमारे बाल बच्चे बिल्कुल उसी के अनुसार जीना सीख जाते हैं कि उसके अनुसार 80,000 रुपये हैं तो भाई 10,000 20,000 बचत करके बाकी 60,000 रुपये वो खर्च करना सीख जाते हैं। और अचानक से कोई ऐसी स्थिति आती है, बचत खत्म, तब ये सैलरी खत्म, मान ली कोई हमारे साथ घटना घट गई तो हमारा तनख्वाह मिलना हो जाए, न मिलेगा, सैलरी न मिलेगी, तो फिर हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? तो इसी चीज को पूर्ति करने के लिए बीमा लाया गया है। तो ह्यूमन वैल्यू अपन निकाल सकते हैं कि भाई मेरी उम्र 40 साल है और मैं 10 लाख रुपए साल कमाता हूं, तो हम 20 साल में इतना कमाएंगे और मेरी पेंशन इतना है। तो मतलब ये है कि हमारी बीमा इतना होना चाहिए कि हमारे न रहने के बावजूद भी हमारी फैमिली को लगभग इतना पैसा मिले ताकि वो उसी ढंग से जी। जी 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 जी। तो लोगों को कम से कम 1 या 2 अपने बीमा करवाना चाहिए परिवार के मेंबर के। बिल्कुल करवाना चाहिए और सब लोगों को अलग अलग अपने आय के अनुसार करना चाहिए। जी जी। जैसे मैं तो कहूंगा कि अगर किसी की ईयरली इनकम 10 लाख रुपए है तो उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए के बीमा होना चाहिए ताकि उनको घटना घटने के बाद भी उसके परिवार को 7-8 लाख रुपए के साल मिले, ताकि उनके परिवार वैसे ही चल पाए, उनके बच्चे वैसे ही पढ़ पाए जैसे पढ़ते हैं। जी जी। हम जानना चाह रहे थे सर कि जैसे कि अभी बीमा की बात हुई, तो आजकल जो 2005 के बाद जिनकी भर्ती हुई है शासकीय नौकरियों में जी जी या प्राइवेट में भी जो काम कर रहे हैं, जिन्हें जहां पर एनपीएस सिस्टम लागू है, 60 साल के बाद भी लोगों को पेंशन मिलती रहे या पेंशन का फायदा किसी अन्य रूप में मिलता रहे, तो ऐसी कोई स्कीम है क्या पोस्ट ऑफिस में? हाँ, पोस्ट ऑफिस में पेंशन के नाम पे अपन 2 स्कीम ले सकते हैं। एक तो MIS कहलाता है, मासिक आय योजना। तो इसमें तो ये होता है कि लमसम अमाउंट जमा करते हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद इनको पेंशन मिलना शुरू होता है। तो ये तो रिटायरमेंट के समय ऐसा होता है कि जो पैसा ग्रेजुएटी या सरेंडर लिप के रूप में मिला 10-20 लाख रुपया, तो उसको अपन ने जमा कर दिया और उसकी पेंशन मिलती रहती। जी। दूसरी चीज ये हो सकता है कि जैसे कोई बच्चे आज नौकरी ज्वाइन करते हैं 25 साल या 30 साल की एज में, तो वो थोड़ी थोड़ी बचत ऐसा करते चलेंगे आफ्टर 55 साल या 60 साल तक, जब वो पेंशन चाहते हो। तो हमारे यहाँ PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऐसी चीज है जिसमें आदमी थोड़ी थोड़ी बचत करके और 60 साल के बाद उसको पेंशन के रूप में ऐसा ले सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये PLI जो आपने बताई है, तो इसमें क्या केवल शासकीय जो सेवक है उसी के लिए फायदा मिलेगा या फिर प्राइवेट में या व्यवसायी है? हाँ बिल्कुल। अभी जो हमारे भारत सरकार ने इस योजना को जो किए हैं, तो वो शासकीय अर्ध शासकीय कर्मचारी के लिए, अर्ध शासकीय में जो कॉन्टेक्ट में है वो भी ले सकते हैं इसको। जी जी। तो उसके लिए भी ये है और अच्छी योजना है। जी 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 जी। हम जानना चाहेंगे कि पोस्ट ऑफिस में और कौन कौन सी योजनाएं जो लोगों के पास बचत में पैसा आ रहा है वो वहां पे जमा कर सकें और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। बिल्कुल। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम ऐसे हैं, जैसे मैंने एक PLI के बारे में बताया। जी। और सबसे पहले तो एक बचत खाता है जो बैंक में भी खुलता है, हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस में खुलता है। तो बचत खाता में ये होता है कि आदमी जब भी कुछ पैसा ऐसा हुआ कि बचे तो उसमें जमा कर दे और जब जरूरत हो तो निकाल। तो ये बचत खाता कहलाती है। जी। इसके अलावा एक RD जो आवर्ती जमा कहलाती है, तो उसमें आदमी अपने सैलरी के अनुसार या अपने बचत के अनुसार हर महीने एक बांध लेता है कि बच्चे मुझे 1,000 रुपये महीने जमा करना है या 2,000 रुपये महीने जमा करना है, और ये 5 साल की होती है। तो अपन 2,000 रुपये पर मंथ जमा करते हुए फिर 5 साल में तो इकट्ठा पैसा उस समय मिल जाते हैं। जी। ये RD कहलाती। एक शाब्दी जमा है कि किसी के पास कुछ पैसे इकट्ठे कहीं से आ गए और अपन चाहते हैं कि साल 2 साल में हमें पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो साल 2 साल के लिए भी जमा कर सकते हैं, उसको शाब्दी जमा कर सकते हैं या TD डिपॉजिट कर सकते हैं। FD टाइप में। FD टाइप में, बिल्कुल। एक हमारे के यहाँ है MIS की मंथली मासिक आय योजना।
तो ये खासकर बुजुर्ग लोग जो हमारे पूर्वज हैं, जो रिटायर हो रहे हैं या उनके पास इकट्ठे कुछ पैसे आ गए हैं, तो इसमें क्या होता है कि हर महीने ब्याज मिलता रहता है। अपन कुछ पैसे जमा करते हैं और उसका हर महीने ब्याज मिलता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति 60 साल की एज में रिटायर होता है तो उसकी सैलरी पेंशन के रूप में आधी हो जाती है जी। तो वो कुछ पैसे एमआईएस योजना में जमा करके अपनी पेंशन के साथ साथ कुछ हर महीने अन्य लाभ भी उसका ले सकता है जी जी, ताकि उसको ये न लगे कि हमारी सैलरी कम हो गई जी। तो ये एमआईएस स्कीम कहलाई। एक हमारे यहाँ किसान विकास पत्र है जो बहुत दिनों से चलती आ रही है और बहुत अच्छी योजना है जी। वो ऐसा है कि जैसे किसी की बच्ची 5 साल 7 साल 10 साल की है तो उसके नाम से या उसके लिए कर सकते हैं। और किसान विकास पत्र केवीपी है वो 10 साल 4 महीना में डबल हो जाते हैं। तो भाई अपन चाहते हैं कि हाँ हम 10-20 या 1 आध लाख रुपया ऐसा है कि अपन बच्चे के नाम से जमा कर दें और 10 साल मिले तो फिर 10 साल 4 महीना में वो 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा। एक हमारे यहाँ और बहुत पॉपुलर स्कीम है, आपने सुना भी होगा, सुकन्या योजना। वो 0 साल से बच्ची से लेकर के 10 साल तक बच्ची के लिए जमा करते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये योजना चालू की गई थी और इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी अच्छे हैं। तो ये किन के लिए है? जिनकी एक बच्ची है, एक से ज्यादा बच्चियां हैं? हाँ, एक बच्ची या 2 बच्ची, 2 बच्ची अच्छा, तक ये सीमित है। लेकिन कभी कभी संजोग ऐसा होता है कि पहले से एक बच्ची है और जब दूसरी बच्ची हुई तो जुड़वा हो गई, तो ऐसे उनकी 3 बच्ची हो जाती है जी। तो ऐसी स्थिति में तीनों बच्ची के लिए लागू होगा। अच्छा अच्छा। लेकिन सामान्य तौर पे 2 बच्ची के लिए दिया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें ये है कि हर महीने आदमी 1000, 2000, 5000 रुपया ये जमा करें और ये 14 साल तक जमा करना है। अच्छा, और अच्छा। उसके बाद जब बच्ची हमारी 21 साल की होगी तो उनको लमसम अमाउंट एक अच्छी रकम मिल जाएगी। हाँ, और हमारे यहाँ एक पीपीएफ स्कीम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये स्कीम भी बहुत पुरानी है जी जी। तो ये विशेषकर जो लोग 80C की छूट लेना चाहते हैं, इनकम टैक्स में छूट चाहते हैं, इनकम टैक्स में छूट चाहते हैं जी। तो इनकम टैक्स में छूट के लिए हमारे यहाँ 2 स्कीम अच्छी हैं, एक पीपीएफ और एक एनएसी। पीपीएफ स्कीम भी हमारे यहाँ 15 साल की होती है और उसमें भी ऐसा रहता है कि अपन साल भर में कुछ पैसे जमा करें और 15 साल बाद उसको इकट्ठे रकम मिल जाती है। ये पीपीएफ स्कीम कहलाती है। और एक एनएसी के बारे में जो हमने बताया तो इसमें भी अपन इनकम टैक्स छूट मिलती है और ये 5 साल के लिए होती है। तो जैसे अपन 1 लाख अपन जमा करते हैं तो 5 साल बाद 1,39,000 लगभग मिल जाते हैं। तो ये भी स्कीम हमारे यहाँ काफी अच्छी है। सर, जैसे कि अभी ये आपने बताए इतने सारे स्कीम, अब इन स्कीम को लोग खरीदते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, किसमें मुझे ज्यादा मिलेगा। आखिर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या और किस आधार पर मिलता है ये स्कीम में? रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि जो आप पैसे जमा करते हैं जी, कि हमारे यहाँ पैसे आपने 1 लाख रुपए जमा किए और साल भर तक हमारे यहाँ जमा रहा जी, उसके एवज में जो गवर्नमेंट कुछ रकम देती है वो ब्याज कहलाता है। तो हर स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। जैसे एक बचत खाता शुरू में हमने बताई, तो बचत खाता में ये होता है कि आप जब चाहे पैसे जमा करें और जब चाहे निकालें जी। तो वो पैसा गवर्नमेंट के अनुसार नहीं रहती, वो आपके अनुसार रहती है जी, कि आप जब चाहे उसको जमा कर सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। दूसरी स्कीम हमने बताई थी आपको एक आरडी की योजना, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 6%। जी जी जी। तीसरी योजना हमने बताई थी एमआईएस मासिक आय योजना, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.6 है। और जो सबसे पॉपुलर योजना बताई थी हमने सुकन्या योजना, जो बच्चियों के लिए है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6 है, जो आज की डेट में जितने भी गवर्नमेंट संस्थाएं ब्याज दे रही है उसमें सर्वाधिक। जी जी। हमने बताई आपको टीडी सावधि जमा, तो सावधि जमा 1 साल 2 साल 3 साल और 5 साल के लिए होती है। तो इसमें 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5% है और जो 5 साल के लिए सावधि जमा है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7 है। अच्छा अच्छा। और पीपीएफ में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 है। तो ये तो हुई स्कीम, और स्कीम में कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसकी जानकारी। बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल बीमा कंपनियां भी बहुत तरह की कंपनियां हो गई हैं, बहुत कंपनियां भी हो गई हैं भारत में। जी। तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि मुझे किस कंपनी में बीमा करवाना चाहिए या ये कंपनी कितनी सही है। इस बारे में सर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, जैसे आजकल क्या होता है कि जैसे आरटीओ लाइसेंस सबको जारी करता है, वैसे ही बीमा करने के लिए आईआरडीए लाइसेंस जारी करता है।
अच्छा ये अच्छा। बीमा का काम कर सकते हैं। अपने यहाँ दो चीजें हैं, एक बीमा के द्वारा बचत और एक अल्प बचत जो हमने बताया, जी जो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में होते हैं। तो जो एफडी या बचत खाते या आरडी होती है, इसका जो बैंक को लाइसेंस देती है वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है, जी और जो बीमा कंपनी है कि उसको आईआरडीए देती है। जी। तो आईआरडीए ने बहुत सारे बीमा कंपनी बना रखे हैं, लेकिन जो सबसे विश्वसनीय है वो हमारे भारत सरकार का पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या एलआईसी का भारतीय जीवन बीमा निगम। तो जी मैं तो ये सलाह दूंगा कि जो लोग को भी ये करना चाहते हैं तो ये दोनों कंपनी में ही जमा करें, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कंपनियां तो सभी अच्छी होती हैं, जी जी। लेकिन प्राइवेट कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उस कंपनी को अपना मानकर नहीं चलते हैं। वो लोग हमेशा स्विच करते रहते हैं, जो उनके अधिकारी रहते हैं, जो उनके एम्प्लॉय रहते हैं, तो स्विच करते रहते हैं। आज किसी कंपनी में काम किया, 2-4 साल बाद फिर दूसरी कंपनी में काम करते चलते हैं। तो इनकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा नहीं होती है, और जी जी। इस कारण से यहाँ पे हमारे पब्लिक को या हमारी जनता को नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। तरह तरह के लुभावने ये देती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, इतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये कहीं कोई ऑथेंटिकेट नहीं रहता है। सर, जैसे कि अभी आपने विश्वसनीयता की बात कही है कंपनियों की, जी जी कि लोग जहां भी बीमा करवाते हैं, अगर किसी ने बीमा करवाया है और वो कंपनी बंद हो जाती है, जी जी तो सामने वाले ने तो अपना पैसा जमा कर दिया और कई सालों से जमा भी कर रहा है, जी। तब उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कितना मिलेगा? हाँ, बीमा कंपनी जो आईआरडी ने जिनको रेगुलेट किया है, जिनको बीमा करने का लाइसेंस जारी किया है, जी बीमा कंपनी वो सही है, लेकिन जो इसमें अधिकारी वगैरह ये होते हैं, कहीं कहीं ये बदमाशी करते हैं। बदमाशी इन द सेंस ऐसे कि जानकारी सही नहीं देते। हम्म। आईआरडीए ये कहती है कि कम से कम आपकी जो अभी अभी नियम आए हैं कि 2 किस्त, मतलब 2 साल की किस्त जमा हो तो ही पैसे आपको मिलेंगे। अच्छा अच्छा। या जी, और एक चीज उनके होते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, उसमें एक किस्त भी जमा होते हैं, उसके पैसे भी मिलते हैं, यूलिप जो कहलाती है। लेकिन यूलिप में बहुत सारे पैसे पहले शुरू से ही कट जाते हैं। अगर किसी ने 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो उसमें बहुत सारे पैसे कट जाते हैं। जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं तो वो ये जानकारी नहीं देते हैं। यूलिप भी 2 तरह के होते हैं कि एक सिंगल डिपॉजिट होते हैं और एक रेगुलर डिपॉजिट होते हैं। तो सिंगल डिपॉजिट में होता है कि कम पैसे कटते हैं, उसको एक बार ही जमा करना पड़ता है, तो इसका कुछ अच्छे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर डिपॉजिट करते हैं और लोग ये बता के करते हैं कि नहीं आपको सिंगल डिपॉजिट ही, और 2 लाख 4 लाख रुपए लेकर के एक रेगुलर प्लान में कर देते हैं, तो उसमें पैसे न मिलने की संभावना रहती है। इसमें किसी कंपनी की गलती नहीं, लेकिन जो वो झूठ बोल करके या गलत बोल करके रॉन्ग सेलिंग किया है, जी जो कि वो जानकारी न मिलने की वजह से, ये जानकारी न होने की वजह से वो लाकर जमा करते हैं, और फिर बीमा कंपनी उनको पैसे नहीं देती। जी जी जी। तो इस तरह से लोग धोखे का शिकार भी हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। किसी को भी पोस्ट ऑफिस में अगर किसी खाते को खुलवाना है या कोई बीमा खरीदना है, तो वहां पर कोई एक अलग से सेंटर बनाया जाता है पोस्ट ऑफिस में? हमारे के यहाँ हर एम्प्लॉय अपने आप में सेंटर है। अच्छा अच्छा। आप तो किसी भी एम्प्लॉय से बात करेंगे तो वो आपको बीमा खोलने में या फिर आईडी खोलने में या बचत खाता खोलने या किसी भी स्कीम लेने में आपको मदद करेगा। मतलब वहाँ कोई अलग से डेस्क की जरूरत नहीं है, जरूरत हर नहीं है, एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि आपको बीमा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से करवाना है, करवाना है। जो भी जानकारी चाहता है तो। हाँ, हर स्कीम की जानकारी देना। इवन कि जो हमारा पोस्टमैन वगैरह भी जाते हैं घर घर, जी अगर लोग उनसे भी संपर्क करें तो वो भी बीमा की जानकारी दे सकते हैं और वो भी खाते खोल सकते हैं। जी ऐसा है कि हमने पोस्टमैन को भी ऑथराइज कर रखा है, तो वो लोग भी सब कुछ, मतलब ये मान के चलें कि हमारा हर एम्प्लॉय हर कुछ बेचने को तैयार है। जी। अब पहले वाली बात नहीं रहे कि पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक की मोनोपोली है। अब क्या है कि जगह जगह बैंक खुल गए हैं, जगह जगह बीमा कंपनी खुल गई। तो जब तक हम घर घर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सरवाइव करना अपने डिपार्टमेंट के लिए एक करना एक चुनौती की बात है। जी जी जी। सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और इतनी विस्तार पूर्वक चर्चा की पोस्ट ऑफिस के स्कीम के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। लोग इससे जरूर लाभान्वित होंगे। आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपको भी धन्यवाद। ये थे छतरपुर में पदस्थ सब पोस्ट मास्टर मनोज सिंह चौहान।
इसी के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। रविंद्र प्रजापति को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।